ऑटो बोट। ये जलपरी नगर है। इस नगर में विनोद नाम का ऑटो वाला हुआ करता था। एक बार रेलवे स्टेशन के पास हाँ आओ भाई आओ, यूं पुकार रहा था। एक आदमी आकर बाबू केदार नगर जाना है, चलो। फिर वे दोनों ऑटो में निकलते ही रास्ते पर बहुत सारे गड्ढे थे। ऑटो जब गड्ढों पर से जा रहा था, ये क्या भाई, रोड इतना खराब है, ठीक से रोड तक नहीं है यहाँ। ये तो कुछ नहीं सर, अभी तो गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम आया तब पूरा रोड पानी में डूब जाएगा। अगले दिन चौपाल के पास एक नेता, मेरे प्रिय लोग, आपको पता है कि मैं सिर्फ बात करने वाला नेता नहीं हूँ, तो आपकी अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम लोगों की समस्या दूर करूंगा। एक खड़े होकर, श्रीमान, पिछली बार यानी 5 साल पहले जब हमारी समस्या क्या है बताओ कहने कहा, तो हमारी गांव की समस्या को अच्छे से बताए, मुख्य रूप से रोड की समस्या के बारे में बताए, लेकिन अब तक तो उसके लिए कोई कदम नहीं उठाए। जरूर इस बार हमारी पार्टी अगर इलेक्शंस में जीत गई तो तुरंत आप लोगों की समस्या दूर करूंगा। उस नेता के चले जाने के बाद विनोद, इन नेताओं पर विश्वास करके नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करना होगा। हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? सरकार पर भरोसा करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन तेज बारिश हुई। गांव में सारे रोड पर पानी भर गया। विनोद अपने ऑटो को बारिश में भीगते हुए देखकर सहन नहीं कर सका। इतने में बगल में कुछ बच्चे पेपर बोट बनाकर पानी में खेलते हुए देखा। इस बोट की तरह अगर मेरा ऑटो भी तैर पाता तो कितना अच्छा होता, सोचा। फिर विनोद अपने ऑटो के दोनों तरफ प्लास्टिक ढक्कन लगा दिए। बस ऑटो फिर पानी में तैरने लगा। फिर विनोद अपना ऑटो स्टार्ट करके गली गली में जब घूमने लगा तो सब देखकर हैरान रह गए। विनोद फिर बच्चों को और बाकियों को आसानी से नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पार कराते हुए देखकर बाकी के ऑटो वाले भी अपने ऑटोस को ऑटो बोट में बदल दिए। कुछ दिनों बाद फिर से जब चौपाल पर नेता स्पीच दे रहा था तो अचानक तेज बारिश हुई। अरे बहुत तेज बारिश होने वाली है, चलो चलते हैं, कहकर पास वाले घर पर गए। अब मुझे जल्दी अपने गांव पहुंचना है, कैसे पहुंचूं? और कैसे, अपने बनाए हुए रोड पर से जाना होगा, और क्या। वो सुनकर नेता चकित रह गया। बाबू विनोद बेटा, नेताजी को अपने ऑटो में उनके घर के पास छोड़कर आ जाओ। अरे अरे क्यों, जब बारिश रुक जाएगी तब आराम से चला जाऊंगा मैं, अब ऐसे जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ पे खड्डा होगा क्या है। तो फिर हम अब तक अपने परेशानी के बारे में बता रहे थे तो आपने परवाह ही नहीं की, अब नहीं चलेगा, चलिए, कहकर अपने ऑटो बोट को लेकर आया। बाप रे, ये क्या ऐसा अजीब सी गाड़ी है, मैं इस पर नहीं चढ़ूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं होगा, आप हमारी मदद ना भी करें तो हमें जीना आता है, कोई बात नहीं, चढ़िए, कहकर ऑटो बोट को चालू किया। नेता के फिर ऑटो बोट में बैठते ही विनोद बहुत ध्यान से पानी के उस तरफ उन्हें लेकर गया। नेता तालाब पार करते ही, मुझे माफ करो, बात जब तक मुझ पर नहीं आई मुझे समझ नहीं आया कि तुम लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, मैं तुरंत अपने हाई कमांड से बात करके इसका उपाय दिलाऊंगा। फिर बहुत कम दिनों में ही ये गांव में अच्छे रोड्स बन गए। स्कूटर। ये सिलेरू नाम का गांव है। वहाँ राहुल नाम के स्कूटर मैकेनिक के पास एक स्कूटर शॉप हुआ करता था। वो स्कूटर और बाइक भाड़े पर देता था और जरूरत के हिसाब से खरीदता और बेचता भी था। रविंदर नाम का एक लड़का कुछ सालों से राहुल के पास ही काम करता था। एक बार राहुल, अरे रविंदर, मैं शहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा, इस दौरान दुकान का सारा पेंडिंग काम तुम्हें ही संभालना होगा, और वो जमींदार का बाइक टायर पंचर हुआ है, जरा उसे भी देख लेना। कहकर वहाँ से चला गया। पता नहीं क्या जिंदगी है, पंचर भी करूं, दुकान भी संभालूं, चेन पर ग्रीस भी लगाऊं, साथ साथ दुकान पर आने वालों को ध्यान भी रखूं, उन्हें टी कॉफी भी देना है, और खुद कॉफी टी के लिए पैसा भी नहीं देता है, पता नहीं खुद के बारे में क्या सोचता है, छी छी, यूं सोचा। कुछ समय बाद एक लड़का वहाँ आकर, भैया मेरा नाम कबीर है,
मैं बहुत बुद्धिमान हूँ भैया, जो भी काम दोगे वो कर लूंगा। कोई काम है क्या? पूछा। हाँ, बुद्धिमान हो, वैसे ही सोचकर मैं ऐसे रह गया हूँ। ठीक है, मैं टायर को पंचर मारता रहूंगा, तुम इतने में उन बाइक्स को अच्छे से धोकर चेन पर ग्रीस लगाओ। इस तरह कबीर रविंदर शाम तक सारा काम निपटा लिए। तब कबीर, भैया सारा काम कर लिया, एक बार आकर देख लीजिए। कहा। अब्बा, सारा काम अच्छे से किए हो, बहुत मदद की है, थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए भैया, पैसे दे दीजिए बस। पैसे? क्यों? तुमने काम पूछा, मैंने काम दिया, बस। अरे ऐसे क्यों कह रहे हो भैया? इतने में राहुल वहाँ आकर, क्या चल रहा है यहाँ? पूछा। देखिए, सुबह से मेरे से सारा काम करवा कर अब पैसे मांग रहा हूँ तो नहीं दे रहा है। ऊपर से दोपहर में चिकन बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक भी मेरे ही पैसों से खा गया। राहुल को सब समझ आ गया। ठीक है, मैं देता हूँ, कहकर पैसे देकर कबीर को भेज दिया। तब राहुल रविंदर से, अबे तुम खुद ही यहाँ पे काम करते हो और तुम्हें असिस्टेंट चाहिए, ऊपर से बिरयानी कोल्ड ड्रिंक अलग। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा व्यापार तो बस खत्म समझो। कहा। एक और दिन राहुल रविंदर को दुकान संभालते हुए कहकर, अरे हाँ, गाड़ी बेचने एक आदमी आएगा, गाड़ी की कंडीशन देखकर 1000 रुपए से ज्यादा देकर मत खरीदना। कहकर चला गया। रविंदर दुकान पर जब बैठा था तो एक आदमी आकर, सर, मैं ये गांव इसमें नया आया, हिंदी आती नहीं उतनी, बाइक बेचना कितना देता? कहा। रविंदर बाइक को देखकर, तुम ही बताओ कितना चाहिए? पूछा। मुझे 800 रुपीज चाहिए। अब्बा, इसकी इंग्लिश। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं 1000 में देता हूँ, नो 800 रुपीज। सर, कम से कम 750 रुपीज तो दीजिए सर। नो 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 नो, बस कह दिया तो कह दिया, 1000 में ही लूंगा। ठीक है सर, आपका मर्जी, दीजिए। कहा। तब रविंदर उसे 1000 रुपए दिया। वो पैसे देखकर आदमी, ओहो, अब तक ये 1000 रुपीज कह रहा था और मैंने तो कम पैसा सोचा। सोचकर तुरंत वहाँ से निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद राहुल वहाँ आने के बाद रविंदर, देखा मालिक, 1000 रुपए में गाड़ी खरीद लिया। अब्बा, बढ़िया है। वैसे वो कितने में पूछा था? वो वेस्ट फेलो है भाई, इंग्लिश में कुछ कुछ बके जा रहा था। पहले कुछ 800 रुपीज कहा, तब मैंने 1000 रुपए ही कहा, फिर 750 रुपीज ऐसा कुछ कहा। मैं 1000 पर ही अड़ा रहा, बस आखिरकार ठीक है कहकर ले लिया भाई। अरे रे 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 रे, ये कैसा काम कर दिया? 700 मतलब 700 रुपए, हाथ में आए पैसों को गवा दिए, गधे कहीं के। जा जाओ, कहकर चिढ़ गया। ठीक है, वो कौन है, कहाँ से आया है ये बताओ, मैं जाकर उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। वो हमारे गांव में नया आया था, कहा था कुछ, नाम तो ज्यादा कुछ पता नहीं। हाय राम, जाओ यहाँ से। कहा। अगले दिन राहुल ना होने के समय जमींदार का बेटा आकर, सुनो, अर्जेंट गाड़ी चाहिए, शाम तक लौटा दूंगा। कहा। तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? पूछा। मुझे नहीं पहचानते, मैं इसी गांव का हूँ। ये गांव कब से? करीब 12 साल से यही गांव में रहा हूँ। 30 साल पुराना हूँ। हमारे गांव से कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं पता होगा। तुम्हारे पहनावे और बोलचाल देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता है कि अपने गांव से हो। अरे पता है मैं कौन हूँ? अरे मुझे क्या पड़ी है जाने तुम कौन हो। तुम हमारे गांव के तो नहीं हो, गाड़ी तो नहीं दूंगा। इतने में राहुल वहाँ आकर, जी आइए सर आइए, सब ठीक है? पूछा। ये आदमी कौन है? मैं गाड़ी पूछ रहा हूँ तो ये वो कह रहा है। मैं बहुत निराश हुआ हूँ, मुझे इसने बहुत सारी बातें सुनाई है। कहकर वहाँ से चला गया। अरे क्या किया अब तुमने? पूछा। वो लड़का कौन है मुझे नहीं पता था, इसलिए गाड़ी देने से मैंने मना कर दिया और वो ऊपर से झूठ भी बोल रहा था कि अपने गांव से है। हाय राम, वो लड़का हमारे जमींदार का बेटा है, शहर में पढ़ाई किया है, भाषा पहनाव सब बदल जाते हैं, मेरी पूरी इज्जत तबाह कर दी। छी! कहकर सर पकड़ लिया।
उसका नाम मानिकराव था। वो बहुत बड़ा और नामचीन बिजनेसमैन था। उसने बहुत सारे बिजनेस किए, पर मन में एक इच्छा रह गई कि वो एक अच्छा संगीत विद्वान बने। एक बार मानिकराव के घर एक नेता आया। मानिकराव जी, आप तो जानते ही हैं, हमने पार्टी फंड्स के लिए बहुत प्रयत्न किया है। हमें आप जैसे कला प्रेमी और बिजनेसमैन की सहायता की बहुत जरूरत है। हाँ, याद आया, कल आपने जो व्हाट्सएप में गाना भेजा था वो तो कमाल था। मेरी पत्नी ने तो हाथ काट लिया, ऐसा कहा। पार्टी फंड्स की चिंता आप छोड़ दें, मैं हूँ ना। वैसे अभी आप व्हाट्सएप गाने की बात कर रहे थे, वो क्या है? वो मेरी पत्नी कह रही थी कि आपका गाना बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपने नहीं सुना? फुर्सत कहाँ है, आप बताइए। अरे लगता है आप मिस कर रहे हैं। मैं आपको यहीं लाइव सुनाता हूँ। वीणा लेकर सरिगमा 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 पदनिसा सरिगमा पदनिसा कहकर गाना शुरू किया। बस वो गाना सुनकर नेता वहीं जम गया। इस तरह मानिकराव सुपर सिंगर बनने की धुन में हर रोज शाम को 6 बजे संगीत की साधना करने लगा। उस गली में लोग अरे बाप रे, इसने शुरू कर दिया कहकर दरवाजा बंद कर लेते थे। एक बार संगीत साधना कर रहा था तो उसकी पत्नी, अजी ये क्या कर रहे हो? आसपास पड़ोसी लोग तुम्हारा गाना से डर रहा है। अरे वो तो जलते हैं, उन्हें संगीत के बारे में क्या पता। वैसे भी ये मेरा घर है और ये मेरी मर्जी है, पूछने वाले वे कौन होते हैं, कहते हुए रियाज करने लगा। एक बार सुशांत नाम का लड़का छुट्टियों में अपने दादी के घर आया। शाम होते ही हमेशा की तरह मानिकराव ने साधना शुरू की। ये आवाज सुनकर सुशांत, ओ माय गॉड दादी, ये बेसुरा कौन है? ये तो नॉइस पॉल्यूशन से भी बदतर है। क्या बताऊं बेटा, उसे संगीत की जुनून है, इसलिए संगीत साधना करता रहता है। इसे साधना नहीं कहते दादी, ठहरो मैं बात करके आता हूँ। ना बेटे, वो बड़ा उद्योगपति है, ये गाँव वाले उसे डरते हैं। वैसे भी तुम छुट्टियों में हमारे साथ मजे के साथ बिताने को आया हूँ, हमें को इसकी आदत पड़ गई है, तुम इस पर ध्यान ना बेटा। ठीक है दादी, कहकर वहाँ से चला गया। उस दिन शाम को एक गधा लेकर आया। ठीक मानिकराव की साधना के समय पर सरे गमा पदनिसा कहकर गाने लगा। तो सुशांत वो गधे को लात मारा तो गधा करने लगा। ये क्या आवाज है? लगता है कि मेरा गाना सुनकर कोई पुलकित हुआ है। यूं सोचकर सरे गमा सरे गमा सरे गमा सरे गमा, धत, ये गधे का रेंगना कैसा, मेरी साधना भंग हो रही है, कहकर मानिकराव सुशांत के पास आकर, क्यों भाई तुम हो कौन? मैं यहाँ संगीत का साधना कर रहा हूँ और तो तुम्हारा गधा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। माफ करें, ये गधा भी संगीत साधना कर रहा है। आपके गाने से पुलकित होकर वो भी स्वर मिला रहा है। लगता है आपको अच्छा लगा, दोबारा सुनेंगे? पहले इसे यहाँ से भगाओ। क्षमा करें, मैं तो चला जाऊंगा, पर ये गधा आपका फैन हो गया है। वो आस लगाए बैठा है कि आप कब गाएंगे और वो कब आपके साथ स्वर मिलाएगा। यूं मानिकराव हार कर अंदर चला गया। यूं मानिकराव जब भी गाता तो गधा रेंगने लगता। नतीजा ये हुआ कि मानिकराव ने संगीत साधना करना छोड़ दिया। जब भी संगीत साधना की इच्छा होती तो गधा याद आ जाता।